आईवीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे भारत में ये शुरू हुआ? क्या भारत में वाकई लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं? लड़कियां आती हैं, भैया हमें बच्चा नहीं करना, मैम कुछ करो, अभी तो नहीं करना मुझे। ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? क्या मेन फर्टिलिटी में इनफर्टिलिटी का इशू होता है या महिलाओं के भी कुछ इश्यूज हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि मेन मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं देन फीमेल्स। बहुत सारी स्टडीज से फीमेल्स भी होती रहती हैं कि इनको पीसीओडी है, कि ट्यूब बंद है, इसके अंडा नहीं बन रहा। बट मेन की भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो खुल के बता भी नहीं पाते हैं कि हम इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं। सिगरेट, दारू, शराब पीते हैं कुछ लोग, तो क्या इससे भी स्पर्म काउंट पे कैसा असर पड़ता है? कहाँ कहाँ से मेरे पास अब कपल्स आते हैं ना, मतलब मेरे को शौक लगता है, मैम थोड़ा वीड ले लिया है, अब आप देखिए क्या करना है। सिर्फ मेल्स का प्रॉब्लम नहीं है, या फीमेल्स का भी प्रॉब्लम है। एग काउंट की बैंड बजी होती है। एग्स तो तुम स्मोकिंग बंद भी कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो नए एग्स बन जाएंगे। अफ्रीकन कंट्रीज के लोग बहुत आ रहे हैं भारत। यस, मतलब ये प्रॉपर, मैं तो पढ़ रहा था कहीं कि एक पूरा पैकेज बनता है कि 2 महीने लगेंगे, आईवीएफ कराने आएंगे और उसके बाद उनको आगरा घुमाने का भी एक पैकेज है। तो वो 2 महीने घूमते भी हैं और आईवीएफ भी करवाते हैं, बच्चा कंसीव होता है, वापस चले जाते हैं। हाँ, सो दिस इज नोन एज वेकेशन आईवीएफ। नॉर्मली हम लोग ये सुनते हैं कि ब्लैक मैन आर मोर स्ट्रॉन्ग, दे आर गुड इन बेड। वहाँ भी इनफर्टिलिटी का इतना बड़ा इशू है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेन इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है? आई थिंक मेन इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। हर आदमी भाग रहा है बिकॉज पीयर प्रेशर इतना है। आप लैपटॉप पैर पे रख रहे हो, आप फ़ोन पॉकेट में हो, एक फ़ोन इधर है, एक फ़ोन इधर है, इतनी वाइब्रेशंस हैं, इतनी वाइब्रेशंस हैं। मतलब ये बोलने में अच्छा लगता है कि आग लगे बस्ती में, हम रहे और मस्ती में। हाँ, अच्छा, ये डिज़ाइनर बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट आ गया है? क्या आपके पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि बाल ऐसे चाहिए, आंखें ऐसी चाहिए, या मेरे को क्रिकेटर चाहिए? आती थी फीमेल्स, गौरी यार सचिन जैसा बच्चा करा दे यार। सो आपको भी पता होना चाहिए कि लाइक एक राइट एज है बेबी करने के लिए। नहीं करना तो भाई फ्रीजिंग करा लो अपने गमीट्स। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर भी कई सवाल उठते हैं आईवीएफ क्लिनिक्स पे, उनको लेकर आप क्या समझती हैं? तो ये लेकिन ना कुछ बहुत सारी मिथ्स भी चलती हैं सोसाइटी में, लोग बात करते हैं उन चीज़ों को। एक चीज़ तो इसी चीज़ को लेकर हो रहा है कि जब से कोविड गया है, कोविड की वैक्सीन लगी है, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि कोविड की वैक्सीन की वजह से उनका स्पर्म काउंट कम हुआ है। हमारे व्यूअर्स बोलेंगे कि गौरी अग्रवाल वैसे सब चीज़ों में खुल के बोली है, इस पे नहीं बोल रही है बस खुल के। क्योंकि मैं सही बात बोलती हूँ। तो अक्सर हम लोग माइथोलॉजी में ऐसी बातें सुनते आए हैं कि फला राजा के घर पे बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो काफ़ी यत्न करते हैं, फिर वो जाते हैं किसी साधु के पास, साधु करवाते हैं यज्ञ, यज्ञ से निकलता है कोई फल, फल खिलाया जाता है किसी रानी को या राजा खुद खाते हैं, उसके बाद मनचाहा पुत्र या बेटी पैदा होती है। अब आज के वक्त में भी ऐसी ही दिक्कत हज़ारों लाखों लोगों को है, भारत में नहीं दुनिया भर में, कि बच्चा नहीं हो रहा है। तो किसी की कुछ भी डिमांड है बच्चे को लेकर, तो लेकिन अब कोई साधु नहीं है, अब कोई यज्ञ नहीं होते वैसे, और ना ही वैसा कोई फल निकलता है। तो ये जो ड्यूटी ली है बच्चे पैदा करने की, उन लोगों को अब कहा जाता है आईवीएफ एक्सपर्ट्स। तो ऐसी ही एक आईवीएफ एक्सपर्ट हमारे साथ बैठी हैं, नाम है डॉक्टर गौरी अग्रवाल। आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में इनको पहले भी सुना होगा, लेकिन डॉक्टर गौरी अग्रवाल के पास इतना ज्ञान है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो हमने सोचा थोड़ा हम भी ले लें। थैंक यू। तो मैम थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी कम ऑन खबरगांव। कोशिश करूँगी कि मैं फल तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मैं अपने पेशेंट्स और जिनको आईवीएफ या आईयूआई की ज़रूरत है उन तक पहुँचा पाऊँ। नहीं, दर्शक लंबा सुनेंगे तो सब्र का फल मीठा होता है वैसे। हाँ। कोई ना कोई फल ज़रूर मिलेगा। तो मैम आईवीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे भारत में ये शुरू हुआ? क्या भारत में वाकई लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखो भूपिंदर, ये सब स्टार्ट हुआ था 1978 में, जब लुई ब्राउन फर्स्ट आईवीएफ बेबी बॉर्न हुए थे। उसके बाद इंडिया में फर्स्ट आईवीएफ बेबी हुआ कैलकाटा में, एंड उस वक्त इतनी इनफर्टिलिटी नहीं थी, थोड़े थोड़े पेशेंट्स थे जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। सो यू नो, पहले के ज़माने में क्या होता था, किसी के 7 बच्चे हुए, अरे एक बच्चा ले लिया, किसी के 8 बच्चे, अरे अपनी नंद से बच्चा ले लिया। बट अब जब लोगों के सिर्फ 1 या 2 बच्चे हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो ये ज़्यादा उभर के भी आ रहा है बिकॉज लोगों को 1 बच्चा करना है, 2 बच्चा करना है। एंड इवेंचुअली इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा भी बढ़ गई है बिकॉज हम सब समझते हैं स्ट्रेस, कौन आदमी स्ट्रेस नहीं है। आई मीन 14 साल का एक बच्चा स्ट्रेस में है आजकल। सो
स्ट्रेस इतना बड़ा हमारी ज़िंदगी में फैक्टर है। सेकंड थिंग इज़ कुछ भी हम हेल्दी नहीं खाते, पॉल्यूशन भरा पड़ा है। आप कोई भी सब्ज़ी खरीदने जाओ, मोटी मोटी सब्जियां मिल रही हैं, उनमें सब में कलर है, सब में पेस्टिसाइड्स हैं, क्योंकि वो सुंदर दिखें। हमको लगता है हम विदेशी बन गए हैं, हमारे यहाँ भी ऐसी सब्जियां हैं। दैट इज़ वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना बढ़ गया है आजकल। मतलब मैं अगर स्टैट्स को देखूं तो 20,000 करोड़ का बिजनेस हो गया है और हर साल 8 से 10% की रेट से बढ़ रहा है। एग्जैक्टली और इनफर्टिलिटी जो डॉक्यूमेंटेड है ना रिसर्च पेपर्स में, उससे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम ये नहीं समझते कि अभी भी 60% जनता ना रूरल पॉपुलेशन है एंड सेमी अर्बन, उनके ऊपर आज तक रिसर्च नहीं हुई है। सो अब आप ये सोचो, नॉर्मल EY की स्टडी कहती है कि 10 से 12% इनफर्टिलिटी है। मान ही नहीं सकती मैं, 30% इनफर्टिलिटी तो हाई है। मतलब आज अगर आप 100 पेशेंट बैठा है तो 100 में से 70 ही ठीक है, 30 में दिक्कत है। बिल्कुल, क्योंकि अभी सिर्फ फीमेल प्रॉब्लम्स नहीं है ना, मेल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। बिल्कुल। अब आधी OPD तो मेरी यही होती है, मैम स्पर्म नहीं है, मैम इजैकुलेशन नहीं हो रहा, इरेक्शन नहीं होता, कहाँ जाएं, इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज आदमियों को भी उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी औरतों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन लोग बात करने से डरते हैं, मुझे ये लगता है इसी वजह से शायद ये 12% जो आप आंकड़ा बता रही हैं इसी वजह से भी है। अगर लोग खुलकर बोले तो मे बी ये 30 से भी ज़्यादा हो। भूपिंदर, मैं सीरियसली बता रही हूँ तुम्हें, ये भी वेरी करता है। अगर मैं अपनी गुड़गांव क्लिनिक में बैठी हूँ ना, अच्छा। तो वहाँ तो पेशेंट आके सीधे बोलता है, देखो मैडम बच्चा नहीं करना अभी और IVF नहीं कराना, कुत्ता पाल लेता हूँ, बेटर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अगर मैं यही आगरा बैठूँ, हल्द्वानी बैठूँ, मैम बेबी नहीं हो रहा, हस्बैंड चुपचाप बैठा होगा, जब वाइफ बाहर जाएगी वॉशरूम करने तब हस्बैंड बताएगा मैम प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मुझे अलग से ट्रीट करना है आपको, मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया है। सो हमारी कंट्री में हर लोकेशन पे वेरी करता है आपको अपनी इनफर्टिलिटी कैसे ट्रीट करानी है। तो क्या टाइम होता है नॉर्मली IVF करवाने की उम्र, किसी मेल के लिए किसी फीमेल के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें मैं बताना चाहूँगी। भाई देखो, हम लोग की जनरेशन बदल गई है। अभी क्या है, सब लोग लेट शादी कर रहे हैं, बट हमारा शरीर तो अभी भी वही है ना, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का टाइम वही 26 साल है। सो आपको बच्चा राइट टाइम तो करना ही करना है, आप कुछ भी कर लो उसके लिए। सो 26 साल से लेकर 32 ईयर्स तक इट्स द बेस्ट टाइम टू हैव अ बेबी। फॉर मेल और फीमेल बोथ। और अगर आप डिले कर रहे हो, प्लीज गो फॉर एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग। नहीं तो उसके बाद स्पर्म काउंट कम होगा ही होगा, क्वालिटी कम होगी। बिल्कुल, लोग ये समझते ही नहीं है। लोगों को लगता है मैडम रिपोर्ट आई है मेरी, मतलब 35-year-old मेल बैठा होगा मेरे पास, मैडम मेरी तो रिपोर्ट आई है परफेक्ट एकदम, काउंट तो इतना अच्छा है ना कि बस क्या बताएं, लेकिन क्वालिटी तो खत्म होने लगती है ना। ओके। सो आपको भी पता होना चाहिए कि लाइक एक राइट एज है बेबी करने के लिए। नहीं करना तो भाई फ्रीजिंग करा लो अपने गमीट्स। वैसे सेफली एक महिला लेट से लेट भी अगर हम बात करें, एक फीमेल कब तक IVF के जरिए बेबी कर ले, एटलीस्ट अगर लेट भी हो गई है? सो इंडिया में देखो लीगली 50 साल तक हम IVF करा सकते हैं फॉर फीमेल्स एंड 55 फॉर मेन। सो मतलब अगर एक बार फीमेल को मान लो मेनोपॉज भी आ जाता है 43, 44 या 45 इयर्स में, उसके बाद भी हम डोनर एग्स लेकर हस्बैंड का स्पर्म लेके IVF कर सकते हैं अगर उनको मेनोपॉज हो जाता है। लेकिन 50 इयर्स तक अलाउड है इंडिया में, हम IVF कर सकते हैं। यानी कि मेनोपॉज के बाद भी बच्चा हो सकता है IVF के जरिए? यस, अगर आपका यूट्रस का साइज बिल्कुल ठीक है, हम डोनर एग्स लेते हैं, सेल्फ स्पर्म, हस्बैंड का स्पर्म लेके एम्ब्रियो बना के ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है। अच्छा, एक चीज़, एक नॉर्मल सवाल कोई भी कॉमन आदमी के कि अच्छे किसी भी IVF क्लिनिक से अगर बच्चा करना हो या ट्रीटमेंट करवाना हो तो कितना खर्चा आता है? ये बहुत कंट्रोवर्शियल है और मैं जब भी अपने पॉडकास्ट में बोलती हूँ ना, मुझे इतनी डांट पिटती है। लगभग देखो भूपिंदर, फ्रैंकली 1.5 से 2 लाख का खर्चा IVF ट्रीटमेंट में आता है। Okay. क्योंकि इसमें पेशेंट को इंजेक्शंस लगते हैं। ये इंजेक्शंस थोड़े से कॉस्टली होते हैं बिकॉज ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं जिससे एग्स बनते हैं। फिर जो हम प्रोसेस करते हैं एग्स निकालने का, वो एग्स हम प्रॉपर लैब में मीडिया प्रॉपर वो जो लैब का सामान होता है वो सब, एंड देन जो एम्ब्रियो बनाते हैं ICSI वो। अब क्या होता है कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस चाहिए, जैसे डोनर एग्स हो गया, या फिर आपको स्पर्म की बायोप्सीज करानी है, या फिर आपको लगता है कि आपको स्पर्म डोनर लेना है, या फिर आपका कोई लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर है, उसका एक्स्ट्रा खर्चा आता है।
ओके। लेकिन लगभग 1.5-2 लाख रुपए में आपका आईवीएफ हो जाता है। लेकिन हम जब भी किसी से बात करते हैं, जैसे मेरे 1-2 फ्रेंड्स ने आईवीएफ किया, करवाया और उनके बेबी हुआ, बहुत सुंदर बेबी हुआ, तो उनका ये कहना कि लगभग 5 लाख रुपए तक खर्चा आया उनका आईवीएफ के दौरान। आई थिंक आप ना जब भी अपनी कंसल्टेशन लो, यू शुड टेक, आपको ना प्रॉपर ब्रेकअप लो उसका, ओके। कि आपका आईवीएफ प्रोसेस का क्या चार्ज है, आपका एक्स्ट्रा क्या लगेगा, आपके क्या क्या उसमें इंक्लूजन है। हो सकता है उन्होंने डोनर एग्स लिया हो सकता है उन्होंने कोई हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर हो उसके साथ, जेनेटिक टेस्टिंग कराई हो उसके साथ, तो डिपेंड करता है कि extra। लेकिन 1.5 से 2 लाख में बच्चा भी हो जाएगा या बच्चा कंसीव होता है? बच्चा कंसीव, हाँ। ये हमारा खर्चा होता है जब तक हम बेबी एम्ब्रियोज अंदर ओके। ट्रांसफर करते हैं, तब तक का खर्चा, हाँ यानी कि 5 लाख हो सकता है नॉर्मली अगर पूरा अगर खर्चा कोई जान और जाए। प्रोसेस इन्वॉल्व होगा तो। जी जी जी, चलिए बढ़िया है। ये कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था वैसे। आईवीएफ का ट्रीटमेंट जब हम लोग करवाते हैं नॉर्मली, तो किस किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है? मतलब कितनी अलग अलग स्टेजेस होती हैं और कैसा कैसा ट्रीटमेंट होता है, अगर आप समझा पाएँ थोड़ा। देखो भूपिंदर, आईवीएफ ना अगर लेमैन में बोलो ना तो आईवीएफ 2 तरीके के होते हैं। एक आईवीएफ होता है, एक इक्सी होता है। अब मैं दोनों बताती हूँ क्या करते हैं। दोनों के जो इनिशियल स्टेप्स हैं ना वो बिल्कुल सेम है। हम फीमेल्स और मेल्स के सारे पहले इन्वेस्टिगेशंस यानी ब्लड टेस्ट कराते हैं, देखने के लिए कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्पर्म टेस्ट होता है देखने के लिए कि स्पर्म काउंट ठीक हो। उसके बाद पीरियड के दूसरे दिन से हम जो फीमेल पार्टनर होता है एक अल्ट्रासाउंड करते हैं देखने के लिए कि ओवरीज में कितने फॉलिकल्स हैं। फिर हम फीमेल्स को हार्मोन इंजेक्शंस पे स्टार्ट करते हैं, विच आर एफएसएच या एचएमजी, डिपेंडिंग हम उसको क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ये इंजेक्शंस लगभग 8 से 12 दिन, डिपेंड करता है फीमेल के एग्स पे, इंजेक्शंस लगते हैं डेली। बीच में हम बुलाते हैं अल्ट्रासाउंड्स के लिए देखने के लिए कि हमारे फॉलिकल्स यानी एग्स कैसे बन रहे हैं। एक बार ये फॉलिकल्स 18 to 20 mm के हो जाते हैं, हम एक मैच्योरेशन का इंजेक्शन देते हैं। उस इंजेक्शन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी टाइम लगना चाहिए जिस टाइम डॉक्टर आपको लिख के दे रहा है, क्योंकि उसके एग्जैक्टली 34 आवर्स पे हम वो एग बाहर निकालते हैं। ओके। अदरवाइज एग रप्चर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आपको आपका डॉक्टर किसी पर्टिकुलर टाइम पे बुलाता है क्लिनिक एग रिट्रीवल वाले दिन, उसी टाइम पे पहुंचिए। एक अल्ट्रासाउंड नीचे से डाल के नीडल के थ्रू एक्यूप्रेशर की तरह वो एग्स बाहर एस्पिरेट करते हैं और उनको लैब में लेते हैं। लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं हु आर ट्रेन्ड पीपल। ये एक एग को नीडल पे लेते हैं और एक स्पर्म को नीडल को लेकर दोनों को फ्यूज़ करते हैं अलग अलग। इसको बोलते हैं इक्सी। आईवीएफ में हम लैब में क्या करते हैं, एक ग्लास डिश पे एग और डाल देते हैं एक तरफ स्पर्म डाल देते हैं और वो दोनों अपने आप मिलते हैं। ओके। सो आईवीएफ और इक्सी में केवल यही फ़र्क है, इक्सी से रिजल्ट्स बेटर हैं 15%, चांसेस ऑफ हैविंग अ गुड बेबी इज़ बेटर। मुझे ये जानना है कि अगर स्पर्म की क्वालिटी ठीक है, अगर फीमेल में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तब भी आईवीएफ की ज़रूरत किस सिचुएशन में पड़ती है? सो देयर इज़ समथिंग नोन एज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। बहुत सारे कपल्स आते हैं कि मैम मेरे सारे हॉर्मोन्स ठीक हैं, मेरी ट्यूब्स खुली हुई हैं, मेरे एग्स अच्छे बन रहे हैं, मेरा स्पर्म काउंट 20 मिलियन से ऊपर है, मेरा सब कुछ ठीक है, मुझे कोई फाइब्रॉइड्स नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, मेरे 3 IUI फेल्ड हैं। IUI इज़ अ स्मॉलर प्रोसेस नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह, और मेरे से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। सो समटाइम्स देर आर अनएक्सप्लेन्ड रीजंस वेयर आपको IVF की ज़रूरत पड़ती है। ओके। आईवीएफ में वैसे सक्सेस होने के चांसेस कितने % रहते हैं? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज पेशेंट्स आते हैं, मैडम कितना सक्सेस करा दोगे आप? सो आपकी क्लिनिक में 70 है, 80 है या 90 है। क्लिनिक ए ने बोला मैडम 40%, क्लिनिक बी बोलता है 70%, क्लिनिक सी बोलता है 90%। आपका रिजल्ट वेरी करता है आपकी पेशेंट पे। आपका पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके पेशेंट की स्पर्म क्वालिटी कैसी है, आपके पेशेंट का यूट्रस कैसा है, आपके पेशेंट को इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम तो नहीं है। सो सक्सेस रेट एवरी पेशेंट का डिफरेंट होता है, उसकी एज क्या है, उसकी एग क्वालिटी कैसी है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे क्लेम नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल कि मैं आपको इतना ही दूंगी। मैं पहले पेशेंट को देखती हूँ, उसके इन्वेस्टिगेशंस देखती हूँ, उसको चेक करती हूँ स्कैन पे,
स्पर्म काउंट देखती हूँ और फिर मैं पेशेंट को बताती हूँ भाई आपके केस में इतना इतना % रिजल्ट है। लेकिन कितने दिन का ट्रीटमेंट रहता है नॉर्मली आईवीएफ का? भूपिंदर ये भी ना पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, बट अगर एवरेज लो तो 1.5 महीना लगता है IVF ट्रीटमेंट होने में। कंसीव करने में? हाँ नहीं, कंसीव करने में लगभग 2 महीना लग जाता है। 2 महीने, यानी कि पेशेंट आया उसके बाद 2 महीने तक अगर सब सही रहे तो वो कंसीव कर आराम से कंसीव कर जाता है। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ और रहती है कपल्स में ना कि वो ना जल्दी डर जाते हैं यानी कि दे आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, ठीक है ना, वो महीने 2 महीने ट्राई किया उन्होंने, उसके बाद हुआ नहीं, उनको लगता है यार देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम। तो ये वैसे नॉर्मल अगर हम बात करें नॉर्मली कंसीव करने में कितना टाइम एक कपल को देना चाहिए और उसके बाद ही उनको आईवीएफ की तरफ बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल। सो देखो अभी ना बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं नेचुरल कर लेते हैं, नेचुरल कर लेते हैं, नेचुरल कर लेते हैं, बट आई थिंक अगर एक कपल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है फॉर 1 ईयर और उसका बेबी नहीं हो रहा है, सो आपको एक फर्टिलिटी डॉक्टर को मिलना चाहिए। जब आप एक फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलते हैं, हो सकता है सब कुछ नॉर्मल हो आपके पास, लेकिन एक फर्टिलिटी डॉक्टर ना एक तरीके से असेसमेंट करता है। एक 4 टेस्ट होते हैं जो मैं रेकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को जब एक पेशेंट आता है 1 साल के बाद। सबसे इम्पॉर्टेंट मेन के टेस्ट, सीमेन टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, फीमेल्स टेस्ट कर लेते हैं और मैन आते ही नहीं है क्लिनिक में कि जाओ जाओ अपना टेस्ट करा लो। सो सीमेन टेस्ट, फीमेल्स की फलोपियन ट्यूब्स खुली होनी चाहिए, उसका एक अल्ट्रासाउंड जो ये दिखाता है कि उसके फॉलिकल्स कैसे हैं, एग्स कैसे हैं और यूट्रस में कोई दिक्कत नहीं है। एंड 4th टेस्ट इज AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो ये बताता है एग की क्वालिटी और काउंट कितना है। ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? क्या मेन फर्टिलिटी में इनफर्टिलिटी का इशू आता है ज़्यादा, या महिलाओं के भी कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है आजकल? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है कि मेन मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं देन फीमेल्स। ओके। सो दोनों को प्रॉब्लम्स हैं, मेन को भी प्रॉब्लम है और फीमेल्स को भी प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ना अभी भी मेन प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत सारी स्टडीज सिर्फ फीमेल्स पे ही होती रहती हैं कि इनको PCOD है, इसको एंडोमेट्रियोसिस है, इसकी ट्यूब बंद है, इसके अंडा नहीं बन रहा। मेन के लिए बस एक ही चीज़ है, स्पर्म काउंट लो हो गया या स्पर्म काउंट, बट मेन की भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। उनको इरेक्शन प्रॉब्लम है, वो खुल के बता भी नहीं पाते हैं कि हम इंटरकोर्स नहीं कर पाते। उनको इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, इजैकुलेशन या तो पहले हो जाता है या फिर होता ही नहीं है। उनका स्पर्म काउंट 0 है, आई मीन सीमेन बाहर भी नहीं आता है। देन दे हैव सो मच ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़। सब कुछ नॉर्मल होगा तब भी वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं बिकॉज मे बी फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशंस है या साइकोलॉजिकल एंजाइटी है, बॉडी इमेज इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो मेन फेस करते हैं। लेकिन एक चीज़ हम लोग अक्सर देखते हैं, सिगरेट, दारू, शराब पीते हैं कुछ लोग, तो क्या इससे भी स्पर्म काउंट पे कैसा असर पड़ता है उनके? सिगरेट दारू तो बहुत कम है, अब तो वीट, कोकेन और ये सब भी आ गया है मेट्रो सिटीज में स्पेशली, और खैर आप कहीं भी चले जाइए, मेट्रो, यू गो एनीवेयर। आई फील स्मोकिंग, वीड एंड कोकेन आर वेरी बैड। वेरी बैड मीन्स वेरी बैड बिकॉज ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और आपका स्पर्म का प्रोटीन DNA बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और सिर्फ मेल्स का प्रॉब्लम नहीं है, या फीमेल्स का भी प्रॉब्लम है। एग काउंट की बैंड बजी होती है, बैंड मतलब बिकॉज ऑफ ऑल दिस। आप बिलीव नहीं करोगे भूपिंदर, मैं उस दिन क्लिनिक में बैठी थी, मेरे पास एक 24 साल की लड़की आई। शी वॉज इनटू सम ऑब्वियसली फैशन एंड ऑल, सो शी सेड गौरी, ऐसे बात करते सीधे, गौरी डॉक्टर वॉक्टर तो अब हो ही गया खत्म, कि देखो मैं बहुत स्मोक करती हूँ, मेरा ना एग फ्रीजिंग करा दो क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरे को तो अभी शादी करनी नहीं है एंड मेरे तो माँ बाप शादी करा देंगे मेरी। आई सॉ हर अल्ट्रासाउंड में मिनिमल एग्स पड़े हुए थे बिकॉज इतना स्मोकिंग था। आई टोल्ड हर भाई तुम स्मोकिंग क्विट करो, क्योंकि अगर एक बार एग्स पूरी तरह ख़त्म हो गए ना, एग्स तो तुम स्मोकिंग बंद भी कर दोगी तो ऐसा नहीं है कि वो नए एग्स बन जाएंगे, एग्स बस उतने ही रहेंगे।
स्पर्म्स में एक चीज़ अच्छी है, अगर आप 3 महीना स्मोकिंग ना करो तो आपका स्पर्म काउंट बेटर हो जाता है, बिकॉज स्पर्म्स एवरी 90 डेज फ्रेश स्पर्म्स बनते हैं जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके इसीलिए व्हेन पेशेंट कम्स अप बोलता है मैं बहुत क्रोनिक स्मोकर हूँ, मैं बोलती हूँ भाई 3 महीना स्मोकिंग बंद करके आओ, फिर मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगी। फिर बात करेंगे। बिल्कुल। यानी कि अगर कोई मेल स्मोकिंग कर रहा है, शराब पी रहा है, वो 3 महीने भी बंद करेगा तो चांसेस हैं कि वो बाप Better. बन जाए। But लेकिन अगर egg कोई में नहीं है। फीमेल या लगातार स्मोकिंग या उतनी ही दारू पी रही है तो एक बार एग्स खत्म हुए तो उसके बाद दोबारा नहीं। दोबारा नहीं आएंगे। तो एग फ्रीजिंग क्या चीज़ है, एग्जैक्टली क्या करते हैं उसमें? सो एग फ्रीजिंग इतना एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें अगर आप अपनी प्रेगनेंसी आप अपने एज ब्रैकेट में नहीं करना चाहते हो, या फिर आपकी शादी भी हो गई है एंड यू फील मुझे अभी बच्चा नहीं करना, या फिर आप कैंसर पेशेंट्स हो जिनको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लगनी है, या फिर सिवियर एंडोमेट्रियोसिस जिसमें एग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, हम फीमेल्स को वही 10 दिन का इंजेक्शंस देते हैं, हॉर्मोन्स, उनकी ओवरी में एग्स बनाते हैं, बस वो एग्स नीडल डाल के एस्पिरेट करते हैं और एग्स को फ्रीज कर देते हैं। अब आपको जब भी प्रेगनेंसी करनी है आप आओ, हस्बैंड का स्पर्म लेंगे, बच्चा बनाएंगे, आपके अंदर डाल देंगे। एग फ्रीजिंग कितना महंगा पड़ता है वैसे? भाई 1.5 लाख। 1.5 लाख, यानी कि एग फ्रीज करने की पूरी फीस है 1.5 लाख। या वो आपके पास ही फ्रीज रहेगा फिर? बिल्कुल, और हम प्रॉपर कोड देते हैं, एक सिक्योरिटी नंबर देते हैं, आपके एग्स हम लगभग 10 साल तक फ्रीज कर सकते हैं। ओके। बट यू हैव टू कीप रिन्यूइंग योर फ्रीजिंग। अब आप अपने बैंक अकाउंट को रिन्यू करते रहते हो ना, वैसे ही आप आपको अपना एग फ्रीजिंग अकाउंट भी रिन्यू करते रहना है। ओके, यानी कि अगर मान लीजिए आज कोई फीमेल आई है, एग फ्रीज किया, तो उसको कितने टाइम? एवरी ईयर दे हैव टू रिन्यू देयर फ्रीजिंग। ओके ओके ओके, तो वो हर साल अपने एग्स फ्रीज करवाएंगी आपके पास आकर। ठीक है, तो इट्स अ लेंदी प्रोसेस बट इट्स अ गुड प्रोसेस। आई मीन एग फ्रीज है, बस आपको अपना फ्रीजिंग का रिन्यूअल कराते रहना पड़ता है कि भाई रखे रहो। अच्छा, ओके, दे हैव टू कम टू यू। Yeah. ओके ओके ओके, तो वो क्लिनिक आएंगी, वो बताएंगी आपको कि मैं भाई कंसेंट किया, भाई आप मेरा भी और रखो आगे। अच्छा, तो वो रिन्यू करते रहो बस। ओके, तो वो वैसे वाला मसला है। मेन की बात करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेन इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है? आई थिंक मेन इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। हर आदमी भाग रहा है बिकॉज पीयर प्रेशर इतना है। एक तो इतनी एम्बिशियस कंट्री हो गई है, हर आदमी को पैसे ही कमाने हैं, हर आदमी को काम ही करना है। आई थिंक स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकेंड थिंग इज़ विथ टेक्नोलॉजी, AI, ब्लूटूथ, आप लैपटॉप पैर पे रख रहे हो, आप फ़ोन पॉकेट में हो, एक फ़ोन इधर है, एक फ़ोन इधर है, एक ऑफिस का फ़ोन है, एक पर्सनल फ़ोन है, एक लैपटॉप है। यानी कि काम चला हुआ है, हर टाइम दिमाग बिजी है कहीं ना कहीं। इतनी वाइब्रेशंस हैं, इतनी वाइब्रेशंस हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, आधा काम तो आपके सर पे, प्लस प्रोफेशनल वर्क भी है। तीसरी चीज़ ऑब्वियसली जेनेटिक बहुत सारे रीजंस होते हैं, इन्फेक्शंस बहुत सारा है, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ देख लो आजकल, हाइपरटेंशन, BP, प्लस ओबेसिटी, एज यू वर टॉकिंग बिफोर पॉडकास्ट के, कि मोटापा कितना बढ़ रहा है, लोग बैठ के काम कर रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल चल रहा है, जंक फूड चल रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत सारे मेन आजकल दिखाते हैं ना एक्सरसाइज, जिमिंग, 5 AM क्लब्स, ऑर्गेनिक फूड, सो ये सब भी है, बट इतनी अवेयरनेस अभी नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट हो पाए। कौन सी ऐसे फ्रूट या चीज़ें खानी चाहिए किसी एक शख्स को ताकि उसका स्पर्म काउंट ठीक रहे, फर्टिलिटी ठीक रहे? कौन सी ऐसी 5 चीज़ें? देखो, खाने से फ़र्क तो पड़ता ही है, बट डेफिनेटली अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे स्पर्म काउंट जेन्युइनली कम है, जो बढ़ भी नहीं सकता है, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी, स्मोकिंग, अल्कोहल लिमिट में करो। आई एम नॉट सेइंग बंद कर दो, बट लिमिट, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। प्लस आई फील थोड़ा सा मेडिटेशन एंड मेंटल एक्सरसाइजेज आजकल बहुत ज़रूरी हैं। देखो, काम तो करना ही है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है, एवरीबडी हैज़ टू डू, और प्रेशर भी होगा, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क यू कैन नॉट स्टॉप कि नहीं नहीं मैं प्रेशर नहीं लूँगा, स्ट्रेस नहीं लूँगा, ये सब बेकार की बात है, सब फिलॉसफी में अच्छा लगता है। मतलब ये बोलने में अच्छा लगता है कि आग लगे बस्ती में, और हम स्ट्रेस, सो ये सब बड़ी बातें हैं। काम स्ट्रेस होगा, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी रखो, मतलब थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, यू नो हाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग योगा। तीसरी चीज़ है दैट आप थोड़ा सा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बेटर खाओ, लाइकोपीन जिसमें ज़्यादा होता है, लाइक टमेटोज एंड बेरीज, ये बेटर होते हैं। नट्स आर वेरी गुड, zinc is very good for sperms, so if you can have supplements of zinc, that is also very nice. Wearing tight underwears is also not very good at times. Prolonged sitting नहीं करना, थोड़ा सा walking भी करना है। जिम करते वक्त ध्यान रखना है कि हमें बहुत स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिनिन नहीं लेना।
ओवर जिमिंग, मतलब 3-3 घंटा जिम में बैठे हैं, वो भी नहीं करना है बिकॉज इट बर्न्स अ लॉट. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. आई थिंक आप हर चीज़ लिमिट में करोगे ना तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड होगी. अच्छा, महिलाओं को लेकर कैसी चीज़ें हैं, मतलब कौन कौन सी इश्यूज हैं, महिलाएं किन वजह से कंसीव नहीं कर देखो पाती? इस पे तो बहुत डेटा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अगर फीमेल्स को कोई इन्फेक्शंस हैं या फिर उनकी ट्यूब्स दोनों बंद हैं. आई मीन एग्स नहीं बन रहे, कुछ लोगों के एग्स बहुत जल्दी रिजर्व ख़त्म हो जाता है बिकॉज एग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीसीओडी क्या चीज़ है एग्जैक्टली, अगर आप आसान शब्दों में समझा पाएँ? और दूसरा, पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फ़र्क है, और ये कितनी गंभीर चीज़ें हैं दोनों? देखो गंभीर नहीं है अगर आप शुरू से इसको हैंडल करो. अभी पीसीओडी ना बहुत कॉमन हो गया है. अभी मेरे पास यंग लड़कियां आ रही हैं, अभी फ्रेंड्स के बच्चे ही लेकर आ जाते हैं कि गौरी 16-17 ईयर्स की हो गई है, इसको पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं. यूनिसेफ का डेटा है 1/3 ऑफ वुमेन एग्जैक्टली वो है. यंग बच्चे 16-17 साल के बच्चे रात को उनको एग्जाम्स का इतना स्ट्रेस है, जगे रहते हैं. पीसीओडी में क्या होता है कि आपकी दोनों ओवरीज में ना बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस छोटे 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 बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं. ओके. ठीक है, ये पर्ल वाइट अपीयरेंस ओवरीज का दिखता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एंड दैट इज़ वाई जो एग आपका रप्चर होना चाहिए, ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता तो पीरियड्स टाइम पे नहीं आते. इसके कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस और ये एनओव्यूलेशन आपके सारा हार्मोनल डिसबैलेंस करके आपके पीरियड्स डिसरेगुलेट होने लगते हैं. आपके ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगता है जिसके कारण आपको मेल्स की तरह एक्ने आएंगे, दाढ़ी, मुच्छें, आप चौड़े होने लगते हो, आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते बिकॉज अंडे रप्चर नहीं होते हैं, हेयर फॉल होने लगता है एंड यू स्टार्ट गेटिंग वेरी डिप्रेस्ड. तो ये सब चीज़ें पीसीओडी में रहती है. पीसीओएस इज सिम्टम्स. पीसीओडी मतलब डिजीज. ओके. पीसीओएस मतलब सिम्टम्स. सिम्टम्स मतलब डिजीज, मतलब वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे दिख रहा है. सिम्टम्स मतलब आपको एक्ने भी आ रहे हैं, दाढ़ी मुच्छे भी आ रही हैं, पीरियड्स लेट आ रहे हैं आपको. अच्छा, ये डिज़ाइनर बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट आ गया है? क्या आपके पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि बाल ऐसे चाहिए, आंखें ऐसी चाहिए, मेरे को डॉक्टर ही चाहिए या मेरे को क्रिकेटर चाहिए? अरे भैया अभी ना ट्रेंड बहुत बदल गया. आई रिमेंबर जब मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट किया था ना, तब उस वक्त ट्रेंड था सचिन तेंदुलकर का. अच्छा. उस वक्त आती थी फीमेल्स, गौरी यार सचिन जैसा बच्चा करा दे यार, मतलब बस इतना स्पोर्टी बच्चा. मैंने कहा हस्बैंड का ही स्पर्म लेना है ना, तो बच्चा तो उसी की तरह होगा. सो इट हैपेंड. एंड बीच में वो अब्राहम हुआ था, शाहरुख का बेटा. सो एवरीबॉडी वाज लाइक यार अब्राहम जैसे बच्चे करा दे, क्या बाल है उसके. मैंने कहा शाहरुख का तो स्पर्म मिल नहीं सकता है, उसको जाके रिक्वेस्ट करो, अगर वो स्पर्म दे देगा तो मैं बच्चा करा दूंगी. सो तब ये ट्रेंड था. बट अब पता है क्या हो गया, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स जो न्यूज़ में आ रही हैं, लोग सच्ची बता रही हूँ क्लिनिक में आके बोलते हैं आफ्टर दिस पॉडकास्ट ऑल्सो ना, गौरी मैम शाहरुख वाला बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए. इतना डर गए ना लोग विथ एग एंड स्पर्म मिक्सिंग से. तो ऑफ कोर्स मतलब हम लोगों को भी लगता है उनकी गलती नहीं है भाई, वो हमारे पास आ रहे हैं, वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं एंड फॉर अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग यार, उनको अपना बेबी करना है. अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आती है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग बहुत आ रहे हैं भारत. मतलब ये प्रॉपर, मैं तो पढ़ रहा था कहीं कि एक पूरा पैकेज बनता है कि 2 महीने लगेंगे, आईवीएफ कराने आएंगे, और उसके बाद उनको आगरा घुमाने का भी एक पैकेज है, उनको रहने का भी एक पैकेज है. अच्छा, ठंड में घूमना, चलो शिमला, ठीक है ना. तो वो 2 महीने घूमते भी हैं और आईवीएफ भी करवाते हैं, बच्चा कंसीव होता है, वापस चले जाते हैं. हाँ, सो दिस इज नोन एज वेकेशन आईवीएफ. ओह. सो ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम भी फॉलो करते हैं. ओके. सो गुड़गांव वाले सेंटर पे आई हैव लॉट ऑफ अफ्रीकन पेशेंट्स. अब अफ्रीका में ना इनफर्टिलिटी है ज़्यादा, प्लस पॉपुलेशन भी देखो उनकी कम नहीं है. एंड सेकेंडली वहाँ पे ना बहुत सर्विसेज अवेलेबल भी नहीं है. दे आर नॉट वेरी गुड IVF क्लिनिक्स. सो कंट्रीज़ लाइक कीनिया, नाइजीरिया, यहाँ तो हैं, बट अदर वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका बहुत नहीं है सेंटर्स. सो पेशेंट्स दे पहले हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, दे सेंड देयर रिपोर्ट्स एंड देन वो उनको वीज़ा आता है, वो आते हैं, दे स्टे हियर फॉर 2 months. कभी आगरा चले गए, कभी शिमला चले गए, एज यू सेड, कभी हल्द्वानी घूम के आ गए, एंड देन वंस दे बिकम प्रेग्नेंट वी सेंड देम बैक. लेकिन इस चीज़ से मेरे माइंड में एक चीज़ आती है कि नॉर्मली हम लोग ये सुनते हैं कि ब्लैक मैन आर मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, कि दे आर गुड इन बेड, मतलब 50 चीज़ें उनके बारे में बोली जाती है. लेकिन वहाँ भी इनफर्टिलिटी का इतना बड़ा इशू है. सो वहाँ पे ना आई थिंक द प्रॉब्लम मोर इज फाइब्रॉइड्स इन फीमेल्स. ओके.
मर्दों में दिक्कत उतनी है जितनी महिलाओं में है। महिलाओं में है, मेन में भी प्रॉब्लम्स हैं, मेन भी आते हैं कि स्पर्म काउंट निल है, वो वाली प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन आई थिंक ये ना एग काउंट कम है, फाइब्रॉइड्स बहुत हैं उनमें, HIV का बहुत प्रॉब्लम है, प्लस दे आर वेरी प्रोन फॉर सिकल सेल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। चलिए IVF को लेकर तो हमारी बात हुई, लेकिन ना कुछ बहुत सारी मिथ्स भी चलती हैं सोसाइटी में, लोग बात करते हैं उन चीज़ों को। 2-3 सवाल मैंने निकाले थे, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। एक चीज़ तो इसी चीज़ को लेकर हो रहा है कि जब से कोविड गया है, कोविड की वैक्सीन लगी है, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि कोविड की वैक्सीन की वजह से उनका स्पर्म काउंट कम हो रहा है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। अभी तक ये प्रूवन तो नहीं है, बट येस थोड़ा थोड़ा ना रिसर्च में ना स्टडीज आ रही हैं कि जो हमारे शरीर का इम्यूनिटी है वो कम हो रहा है, एंड ये लोगों को ऐसा लग रहा है ये कोविड वैक्सीन के बाद ही है। जैसे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। एग्जैक्टली अब लोग क्या बोल रहे हैं, हार्ट अटैक्स बहुत हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें जॉइंट पेन्स बहुत शुरू हो गए हैं। आई मीन ये इतनी प्रोमिनेंट कंप्लेन हो गई है फीमेल्स में एंड मेन में, एंड स्पेशली यंग छोटे छोटे लोग आके बोल रहे हैं जॉइंट पेन्स हो रहे हैं हमको। सो इवन यू नो वी आर ऑल एनालाइजिंग, ऑर्थो वाले, न्यूरो वाले, हम लोग, कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पेशेंट्स में। अब देखो इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, हम लोग कुछ भी अच्छा भी नहीं खा रहे हैं, पोल्यूशन भी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही, म्यूटेशंस हो रहे हैं, अब वो सब कुछ रिलेट हो रहा है कोविड से। सो स्टिल वेटिंग फॉर द स्टडीज़, देखते हैं क्या पता। स्मार्टफोन्स ज़्यादा यूज़ करने की वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, ऐसी भी बातें सुनने में आती है। आई थिंक फ़ोन भी तो एक नहीं, लोग 2-2 रख रहे हैं, बड़े बड़े वाले फ़ोन्स हैं, वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, एंड प्लस क्या होता है, बेड में है, फ़ोन पे है, फ़ोन बगल में ही पड़ा है, उसी पे सो गए, गाड़ी में है तो फ़ोन लैप पे रखा हुआ है, तो आई थिंक वो सब चीज़ें भी तो बहुत अफेक्ट कर रही हैं। ओके एक ये चीज़ हमेशा चलती है कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो लैब में लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं और वो घंटों काम कर रहे हैं और लैपटॉप गर्म होता है, जिसका असर उनके स्पर्म काउंट पे पड़ रहा है। बिल्कुल, इट इज़ फैक्ट। ब्लूटूथ वाइब्रेशंस निकलती हैं जो सीधे टेस्टिस पे एक्ट करती हैं और स्पर्म काउंट कम कर देता है। और टाइट अंडरवियर्स को लेकर आपने पहले भी बात की कि टाइट अंडरवियर्स नहीं पहनने चाहिए, मोस्टली मैं समझता है कि नहीं पहनने चाहिए। क्या एग्जैक्टली क्या फ़र्क पड़ता है इससे? अगर आपको पहनना भी है डे टाइम में, सो आई थिंक आप रात को लूजर्स पहनो, थोड़े लूज कॉटन अंडरवेयर्स पहनेंगे तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत प्रेशर नहीं क्रिएट होता है। सो उसकी वजह से कई मर्दों का ये मानना भी है कि मैंने एक बच्चा पैदा कर लिया तो अब तो मैं फर्टाइल हूँ, मैं जब तक चाहूँ बच्चा पैदा कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, आदमी भी बूढ़े होते हैं बट उनको तो लगता है हम कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता है, एंड प्लस स्ट्रेस की वजह से आजकल मैं देख रही हूँ मैन आ रहे हैं जिनका पहला बच्चा है और मैं लिटरली उनसे सवाल यही करती हूँ, अपने ही स्पर्म से बच्चा किया था ना तो क्योंकि फिर आते हैं कि स्पर्म काउंट नहीं है, निल हो गया, स्ट्रेस की वजह से या कोई चोट लग गई है या फिर एज फैक्टर की वजह से आपका धीरे धीरे स्पर्म काउंट कम हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बच्चा पैदा कर लिया तो आप जो मर्जी करिए उसके बाद भी हो जाएगा। आपको अपना ध्यान रखना है। क्या मास्टरबेशन की वजह से भी स्पर्म काउंट कम होता है? नहीं, आई थिंक मास्टरबेशन ना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। ओके ओवर मास्टरबेशन साइकोलॉजिकल है, ठीक है। सो आप मास्टरबेट करो, वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर आपको मास्टरबेट करके ना गिल्टी होती है कि ओहो मैंने मास्टरबेट कर लिया हफ्ते में एक बार, सो दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। अब मास्टरबेशन करने से प्रॉब्लम क्या होती है कि स्पर्म काउंट कम नहीं होता या एग काउंट कम नहीं होता, फीमेल्स ऑल्सो मास्टरबेट, लेकिन क्या होता है कि आपकी इंटिमेसी आपके पार्टनर के साथ ना ख़त्म हो जाती है। एंड आई टेल यू, मेरे पास कपल्स आते हैं स्मॉल टाउन से, स्पेशली अपना टाउन छोड़ के, बिकॉज वो अपने लोकल डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो वो आएंगे, अंदर बैठेंगे, अब बोलेंगे अपनी वाइफ को जरा थोड़ी देर बाहर बैठना, मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूँ। एंड उनका एक ही चीज़ होता है, मैम मैं मास्टरबेट कर रहा था बचपन से, अब जब वाइफ के पास आता हूँ तो मुझे वो फीलिंग ही नहीं होती है। ओके सो प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की वो है कि वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते अपनी वाइफ के साथ बिकॉज उन्हें मास्टरबेट करने की इतनी आदत हो जाती है। एक होम IVF का नया कॉन्सेप्ट चला है कि पहले तो लोग क्लिनिक में आते थे डॉक्टर के पास, आपके पास आए गौरी जी ये दिक्कत है या वो है, अब गौरी जी के जो डॉक्टर्स हैं या आप उनके घर जाके भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका? मैं कर नहीं जा रही हूँ। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इट इज़ लाइक जोमैटो स्विगी। हाँ सो इसमें क्या हो गया है कि अभी पेशेंट्स ने बहुत सारे मुझे फ़ोन करे थे, मैडम आप घर पे ही बच्चा दे दोगे हमें? मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है। सो ये स्पेशली उन कपल्स के लिए है जिन्हें
आईवीएफ क्लिनिक जाने में बहुत डिस्टेंस है, या जिनकी डिस्ट्रिक्ट्स में या सिटीज़ में कोई क्लिनिक अवेलेबल नहीं है, या जिनको शर्म महसूस होती है, या इनको टैबू है, शर्म महसूस होती है, मेल प्रॉब्लम्स जो दूसरे डॉक्टरों से नहीं मिल सकते हैं वो ऑनलाइन हमसे बात करें, या फिर जिनके पास टाइम नहीं है। क्या सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है आईवीएफ से होने वाले बच्चों को? बहुत सारा, लेकिन अभी भी आई टेल यू वो 30% पॉपुलेशन है जो ये बोलती है नहीं मैडम आईवीएफ नहीं, आप तो नेचुरली करा के दो मुझे, और या फिर उनके पेरेंट्स नहीं 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 हमारा सब हो जाएगा नेचुरल ट्रीटमेंट। और अगर डोनर स्पर्म ले रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा दिक्कत है। इट इज़ इम्पॉसिबल एट टाइम्स, मतलब आई डोंट थिंक सो। मैं अपनी क्लिनिक में बहुत डोनर स्पर्म लेती हूँ, ओके, बिकॉज मानते ही नहीं है। एंड हस्बैंड छोड़ो, वाइफ ही बोल देती है कि वो डोनर एग ले लेगी आराम से, मैं किसी और का स्पर्म अपने अंदर नहीं डलवाऊंगी। वही है ना हिंदुस्तानी पति व्रता औरत, वो अभी भी है। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मतलब हम अपने रिलीजन कल्चर मेंटेन कर रहे हैं। 100 में से कितने % ऐसे लोग होंगे जो डोनर स्पर्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं? आई थिंक 1%। अगर 100 मेन को प्रॉब्लम है तो हम देखो इनके ना सोल्यूशंस भी हैं। अगर मेन को 0 स्पर्म काउंट है, आपका अपना बच्चा हो सकता है। हम आपके हार्मोन टेस्ट कराते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं, और आपकी टेस्टीज में नीडल डाल के बायोप्सी करके ना स्पर्म्स बाहर निकालते हैं। ओके, जो स्पर्म्स हिल रहे होते हैं यानी जो जिंदा स्पर्म्स हैं उनको हम एग में डाल के आईवीएफ करके बच्चा बना के आपका ही बच्चा करके देते हैं। ओके, एंड वी डू इट, मतलब बहुत बच्चे करा चुके हैं। यानी कि डोनर स्पर्म की ज़रूरत रही नहीं अब। हाँ, वो भी आप कहीं ना कहीं से वो लेकिन मेडिकल कभी साइंस इतनी आगे बढ़ नहीं गई नहीं है। बट कभी कभी बायोप्सी में भी स्पर्म्स नहीं निकलते हैं। इन दैट केस आपको डोनर स्पर्म पे जाना होता है। तो वो लेकिन हार्ड कॉल लेनी पड़ती है। हार्ड कॉल, लेकिन एक और चीज़ है, डॉक्टर को ये समझाना होता है पेशेंट को। अगर पेशेंट मानता है, कंसेंट देता है, तो ही आप करोगे, वरना आप प्रोसीजर अबैंडन कर दोगे। आई टेल यू, अभी परसों नरसों में कनाडा पेशेंट का ट्रांसफ़र कर रही थी। क्या पेशेंट आया, सब कुछ हो गया था मेरे पास एकदम कुछ उसने कुछ मतलब अच्छा एम्ब्रियो बना। पेशेंट लेटा हुआ है टेबल पे और मुझे बोल रहा है, डॉक्टर गौरी आर यू ट्रांसफरिंग माई एम्ब्रियोज ओनली? नो। आई थिंक ऑफ कोर्स, हुज एल्स, I'll do a DNA test after this. So with so much कितना सोशल मीडिया और इस पर चल रहा है, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ पेशेंट्स को, आप डरिए मत। देखिए हर क्लिनिक ये नहीं कर रही है, एंड क्लिनिक्स जो अच्छी हैं, जिनके प्रोटोकॉल्स हैं, विटनेसिंग सिस्टम्स हैं, डबल चेक्स हैं, अच्छी टीम है, आप अपना, अगर आप हम पे भी नहीं आपको समझ में आ रहा, आप अपना सब प्रोसेस देखिए, आपके अल्ट्रासाउंड्स देखिए, अपना प्रॉपर रिपोर्ट लीजिए, अपनी एग की पिक्चर लीजिए, अपनी एम्ब्रियो पिक्चर लीजिए, डबल चेक्स देखिए, और अपना अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो डिलीवरी के बाद डीएनए टेस्ट भी करवाइए। फुल छुट्टी है आपको। और एक चीज़ और है, बताए कभी कभी भूपिंदर क्लिनिक गलत नहीं होती। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं क्लिनिक चलाती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखो दोनों पक्षों के बारे में बताती हूँ। क्या पता कपल कंसेंट देता हो डोनर एग्स और डोनर स्पर्म का, ठीक है, और जब बेबी बॉर्न हो जाए तो मुकर जाओ, एंड देन क्योंकि शक्लें नहीं मिल रही हैं तो कि भाई क्लिनिक गलत थी। क्या पता जेन्युइनली क्लिनिक से गलती हो गई हो, स्वैपिंग ऑफ एम्ब्रियोज हो गया। सो कुछ भी हो सकता है। न्यूज़ में हुआ वो हम मूवी देखते हैं कि स्पर्म स्वैप हो गए, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी हमें कुछ नहीं पता कि इस बारे में क्या कर सकते हैं। तो ये स्पर्म स्वैप जो होते हैं, ये कितने % ऐसा आपको लगता है कि कहीं कोई गलती होती होगी, या ऐसा अमूमन हो भी जाता है? यार मुझे लगता है अब नहीं हो सकता, बिकॉज देखो अब इतना एडवांस्ड हो गया है, इतनी ट्रेनिंग्स हैं इंडिया में। अगर गलती होती ना तो वो फर्स्ट स्टेप पे होती है जहाँ हमें लेबलिंग करनी होती है। क्योंकि पेशेंट स्पर्म देता है, उसको एक बॉक्स दिखते हैं, अगर उसमें गलत लेबलिंग हो गई और जो विमेन एग दे रही है उसके डिश में लेबलिंग गलत हो गई, बस वहीं से प्रोसेस गलत स्टार्ट होता है। और डॉक्टर को तो इसका पता भी नहीं होता, वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है। इसीलिए लैब के अंदर डबल विटनेस बहुत ज़रूरी है। ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैनुअल विटनेस की बात कर रही हूँ कि जो लेबलिंग होती है ना वो डबल लोग साइन करें। लेकिन मान लीजिए हो गया सब, अब वो बच्चा कंसीव कर लिया है, उसके बाद क्या उनको बताना जिम्मेदारी होती है आईवीएफ क्लिनिक की? और कई बार ऐसा भी हम खबरें देखते हैं कि वो छुपा ली गई जानकारी सिर्फ इस वजह से ताकि वो बदनामी से बचा जा सके। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है अ फेयर कम्युनिकेशन, मतलब अगर आप जितना अपने पेशेंट से दिल खोल के सही बात करोगे ना,
कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी प्रॉब्लम होती है जब आप चीज़ें छुपाते हो। ये गुरुग्राम वाला जो राहुल राठौर और मीनू राठौर उनकी वाइफ, उनके यहाँ पे ट्विंस बच्चियों वाला केस है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं अभी भी यही देखती हूँ भूपिंदर कि ज़रूरी नहीं है क्लिनिक गलत है, ज़रूरी नहीं है पेशेंट्स गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता ना स्टोरी क्या है। लेकिन अगर डीएनए मैच ही नहीं हुआ है उनका, तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने डोनर एग्स और डोनर स्पर्म का कंसेंट दिया हो, ओके। हमें नहीं पता, क्लिनिक ने तो आज तक उठ के नहीं बोला। लेकिन वो जो ग्रेटर कैलाश का क्लिनिक है वो तो अभी तक भी बात नहीं कर रहा। अगर वो सही होते तो अभी तक बोलते वो इस पे। हो सकता है उन्होंने कंसेंट्स दिखाए हो। आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज वी डोंट नो द इंटरनल स्टोरी। हो सकता है पेशेंट्स ठीक हो, जेन्युइनली उनके साथ प्रॉब्लम हुई हो। सो अभी जब तक इन चीज़ों का खुलासा नहीं हो जाता, आई डोंट थिंक सो हमें किसी को भी गलत बोलना क्योंकि चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कंसेंट फॉर्म छुपा लिया गया, कि उनका कंसेंट फॉर्म आगे ही नहीं आया अभी तक। हाँ, या उसमें नहीं था, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पे। हमारे व्यूअर्स बोलेंगे कि गौरी अग्रवाल वैसे सब चीज़ों में खुल के बोली है, इस पे नहीं बोल रही है बस खुल के। क्योंकि मैं सही बात बोलती हूँ। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें तभी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए जब आपको रियलिटी पता हो। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ आपसे हर दर्शक का एक, अगर कोई भी कपल आईवीएफ करवाना चाहता है उसके कुछ सवाल रहते होंगे। उनमें से एक सवाल ये भी है कि किसी भी क्लिनिक पे जाने से पहले उनको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कि कहाँ उनको अपना आईवीएफ करवाना चाहिए, यानी कि रेड फ्लैग्स। पेशेंट आते हैं, हाँ मैडम कर दो, ऐसा नहीं। आप देखो आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी अल्ट्रासाउंड की इमेजेस देखो, अपने फॉलिकल्स देखो, आपके जो एग्स बाहर निकलते हैं, अपने डॉक्टर से पूछो मेरे एग्स कितने निकले, मुझे इमेजेस दो उन एग्स की। मेरे एम्ब्रियो यानी बेबी कितने बने, मुझे इमेजेस दो उन एम्ब्रियोस की। आप कौन से एम्ब्रियो डाल रहे हो, आप थोड़ा सा ना कनेक्टेड रहो अपने प्रोसेस में, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली लोगों को प्रोसेस ही नहीं पता होती ना, नॉर्मल Exactly, लोगों को उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। उनको तो बस इतना है कि डॉक्टर के पास गए हैं, जो उसने मांगा हमने दे दिया, जो टेस्ट बोले हमने करवा दिए, अब एंड में अपने को बच्चा चाहिए बस, बट वो रिजल्ट। भी गलत है ना भूपेंद्र, वो तो हम पे ट्रस्ट ही करके आ रहे हैं ना। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं आईवीएफ क्लिनिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि आते ही वो अपने पेशेंट को ये भी बताएं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, और अपने पेशेंट को हर चीज़ दें, रिकॉर्ड्स दें, डिस्चार्ज समरी दें, सब कुछ दें। ओके। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर भी कई सवाल उठते हैं आईवीएफ क्लिनिक्स पे, उनको लेकर आप क्या समझती हैं, ऐसे एलिगेशंस को लेकर? आई थिंक भूपिंदर वो सब स्मॉल क्लिनिक्स हैं, वो बेबी बॉर्न होते हैं और फिर वो जिनको चाहिए होता है वो सरोगेसी के लिए बुक करते हैं पेशेंट्स, और फिर वो कह देते हैं आपका बच्चा, कहीं से उठा के ले आते हैं और दे देते हैं आपको ये बच्चा हो गया। अब वो सब तो बहुत ही सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, मतलब जिनको करना है वो सब कर रहे हैं हिंदुस्तान में, सब कर रहे हैं। सरोगेसी को लेकर क्या कहेंगी आप? सरोगेसी इज़ अ ब्लेसिंग, मैं सच्ची बता रही हूँ। आई थिंक बिकॉज ऑफ थोड़ी क्लिनिक्स और थोड़ा प्रोपागेंडा की वजह से ये बंद हो गया। मैं बता रही हूँ भूपिंदर, मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, इनके यूट्रस नहीं है बचपन से, एंडोमेट्रियोसिस है, रो रहे होते हैं पेशेंट, मैम प्लीज़ करा दो किसी तरह। मतलब 5-5 IVF फेल्ड हैं, सबको बच्चा चाहिए, एंड अच्छे घर सब चल, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है इट्स अ ब्लेसिंग। क्यों नहीं करें सरोगेसी भाई? अगर एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है और अगर वो ठीक से रेगुलेटेड ढंग से किया जाए, सो इट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ लीगल इन इंडिया। आप इंडिकेटेड केसेस में सरोगेसी कर सकते हो अगर आपका यूट्रस नहीं है, सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर आपका यूट्रस बेबी नहीं ले पा रहा है, फेल्ड IVFs हैं, छोटा यूट्रस है, कितनी कंडीशंस होती हैं, आप बच्चा नहीं रख पाते हो, आपको सिवियर डायबिटीज़ है, आपका BP अनकंट्रोलेबल है, सो आप अपना सरोगेसी कराओ। सरोगेसी में कितना खर्चा आता है? सरोगेसी इज़ एक्सपेंसिव, बट इंडिया में ना आप कंपनसेट नहीं कर सकते सरोगेसी। आपको कोई विमेन ढूंढनी होगी जो आपका बेबी कैरी कर ले विदाउट कंपनसेशन। ओह, मतलब पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें? No. लीगली। तो जो नेपाल में चलता है आज के टाइम में, हम लोग सुनते आते हैं कि लोग स्पेशली नेपाल जाते हैं सरोगेट। आउटसाइड कंट्रीज आर अलाउड, इंडिया में नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है अभी सारी। यानी कि कैरियर भी वही होगा जिसको मनाएंगे आप, वो पैसे के लिए वो काम नहीं करेंगे। आप सिर्फ तो उसको फिर बेसिक एनोनिमिटी नीड्स कैसे के लिए, होगी? आप उसको सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए आप उसका करा सकते हो, उसका आना जाना, वो किसी की हेल्प करे एंड ऑल दैट। लेकिन फिर एनोनिमिटी कैसे? ये क्लिनिक को करना है, बिकॉज क्लिनिक ART बैंक के थ्रू ही सब करा सकती है। ओके। अच्छा, एक सवाल छोटा सा, ये जो
लोग आईवीएफ के ज़रिए अपना बच्चा करना है, सब कर रहे हैं, ठीक है ना, नॉट इन अ बैड थिंग, बट कितने लोग ऐसे हैं जो अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चा? कितने बच्चे ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनको एक पेरेंट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो अडॉप्शन में नहीं जाएंगे, वो आईवीएफ करवाएंगे? क्यों? क्योंकि एक है, हिंदुस्तान में नहीं होता कि हमारा बच्चा है, क्यों शादी करते हो? फ्रैंकली कंपेनियनशिप के बाद उनको क्या लगता है, कुछ अपना हो, अ टोकन ऑफ लव एंड ऑल, बट अडॉप्शन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग. मतलब आप एक आईवीएफ से कर लिया, आपने दूसरा बच्चा अडॉप्ट कर लिया, बट उनको ऐसा लगता है नहीं हमारा बच्चा नहीं है. सो दैट इज़ वाई. यानी कि वहाँ पे वैल्यू, सोसाइटल प्रेशर, सब चीज़ें आ जाती हैं. एंड देन उनको ये भी लगता है एट द एंड ऑफ द डे, जैसे हमसे पूछते हैं ना कि डोनर अच्छी होगी ना, डोनर अच्छे घर की होगी ना, पढ़ी लिखी होगी ना, हाइट बता देना, उसका कलर बता देना, रिलीजन बहुत ज़रूरी है. मुस्लिम्स आएंगे मुझे मुस्लिम डोनर चाहिए, हिंदूज आएंगे मुझे हिंदू डोनर चाहिए, बहुत है ये. सो वही बैक ऑफ द माइंड रहता है ना, हम अडॉप्ट करेंगे, किसका बच्चा होगा, उसमें कैसी वैल्यूज़ आएंगी, उसका जेनेटिक्स कैसा होगा. मतलब हेल्दी स्पर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो किस धर्म के आदमी का स्पर्म है उससे मतलब है, या किस धर्म की औरत का. लुक्स एंड जेनेटिक्स इज एवरीथिंग. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं. थैंक यू सो मच इस पूरे मुद्दे को बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए. बाकी आईवीएफ से जुड़ा आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा. गौरी जी से आंसर मैं लूँगा और उस कमेंट में आपको जवाब दूंगा, ये मेरा वादा रहा. और भी अगर आपको कोई ज़रूरी चीज़ पूछनी हो वो भी पूछिए. वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव. मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाज़त दीजिए और देखते रहिए खबरगांव.